हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स में। तो आज हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस उसको पढ़ेंगे, जो कि टीटली अगरतला के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रख दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। सच अ सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ फोर्सेस जब एक्ट करते हैं, सब पकड़ लेते हैं ये एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर ऑफ फोर्स पड़ रहा है, यहाँ पे एक फोर्स पड़ रहा है, यहाँ पे एक फोर्स पड़ रहा है, यहाँ पे एक फोर्स पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स पड़ रहा है P1, ये फोर्स पड़ रहा है P2, ये फोर्स पड़ रहा है P3, ये फोर्स पड़ रहा है P4। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो भी होगा, ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट मान लेता हूं मैं, ये अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये पूरा का पूरा बॉडी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कि सोच लीजिए एक बॉडी है जो कि क्या कर रहा है, एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी को हमने रख दिया है। ठीक है, तो ये बॉडी इतना स्टेबल क्यों है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये क्या है? स्टेबल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फोर्सेस कैसे जीरो हो रहे हैं, रिजल्टेंट कैसे जीरो हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो फोर्स, ठीक है, वो क्या है? बॉडी का खुद का वेट। ठीक है, और बॉडी का वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है? नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, और बॉडी का वेट अगर नहीं अगर सिंगल फोर्स होता, ओनली सिंगल फोर्स वेट अगर होता, तो ये क्या होता? ये बॉडी नीचे चली जाती। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, जो कि किसके बराबर होती है? डब्ल्यू के बराबर होती है। ठीक है, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? आर एन, और वी कॉल इट एज ए नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई बॉडी का वेट नीचे की तरफ आता है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, तो ये अगर W है और ये क्या है? Rn है। ठीक है, और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दे आर इक्वल टू ईच अदर इफ द बॉडी इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में होने से दोनों बराबर नहीं होते, बट अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो W और Rn क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो मतलब क्या है? इनके रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था, अगर एक बॉडी ऊपर से आ रहा है और एक बॉडी नीचे से आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू होता था 10 और ये वैल्यू होता था अगर 16, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होता था? 6। ठीक है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा वाला माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे W इज इक्वल टू Rn होता है। ठीक है, बट द डिफरेंस इज दैट W इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द Rn। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ W माइनस Rn शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए W और माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वो क्या है? Rn के ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग 0 बोलते हैं। या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, अगर किसी भी फोर्स का सम, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस है उनका सम अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट में आ जाए, रिजल्टेंट नहीं, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या है? इक्विलिब्रेंट। ठीक है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा इक्विलिब्रेंट। ठीक है, इक्विलिब्रेंट क्या होता है? देखिए, इट इज एन एजेंट विच ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। The magnitude of the equilibrant is same as that of resultant, but in
ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर सोच लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है सोच लीजिए आर है, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस अगर ऐड कर रही हैं तो ये उनका रिजल्टेंट है, ठीक है, P1 P2, ठीक है, P1 और P2 का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, R है, ठीक है, लेकिन ठीक है, इस R को भी बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए हमको, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एजेंट चाहिए होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट। क्योंकि हमको पता है ये R जो है ये P1 और P2 का क्या है, रिजल्टेंट है, तो ये तो सिर्फ एक सिंगल फोर्स हो गया, ठीक है, ये दो फोर्स तो अभी खत्म, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो अगर मुझे बॉडी को स्टेबल करना है, बॉडी का अगर मेरे को फोर्सेस को जीरो करना है, तो मुझे R के ऑपोजिट में एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियंट। या फिर सिंपली भाषा में हम लोग बोले किसी भी बॉडी को अगर कोई भी फोर्स ऐड कर रही है, अगर इस बॉडी को मेरे को बैलेंस करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स मैं लगाऊंगा किसके बराबर, इसी के बराबर, ठीक है, P अगर ये है तो ये भी कितना P ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तब मैं उसको क्या नाम दूंगा, उसको मैं इक्विलिब्रियंट नाम दे दूंगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज एन एजेंट, ठीक है, इट इज एन एजेंट विच ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इसके लिए ये इक्विलिब्रियंट है और इसके लिए ये इक्विलिब्रियंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट के बराबर होता है, इक्विलिब्रियंट जो होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो R माइनस E शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, टाइप है वो क्या है, 2 फोर्स प्रिंसिपल, सेकंड जो है वो 3 फोर्स प्रिंसिपल, और एक है वो है 4 फोर्स प्रिंसिपल। तो एक एक करके हम लोग एक एक चीज को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम है वहां पे 2 फोर्स प्रिंसिपल, तो यहां से नाम से ही पता चल रहा है कि इस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी में क्या है, ओनली 2 फोर्सेस विल बी देयर, ठीक है, सिर्फ दो फोर्सेस ही यहाँ पे होंगे, ठीक है। बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो सिर्फ 2 फोर्सेस का यहाँ पे यूज होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बाय 2 फोर्सेस ओनली, ठीक है, दे आर कोलिनियर, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इन द सेम लाइन, ठीक है, देखिए ये दोनों फोर्स क्या है, एकदम सेम लाइन पे है, ठीक है, ये अगर P है तो ये भी कितना P ही होगा, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है इक्वल, ठीक है, कोलिनियर मतलब इन द सेम लाइन, ठीक है, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये अगर इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसी वाले प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, 2 फोर्स प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पकड़ लेते हैं 3 फोर्स प्रिंसिपल, ठीक है, 3 फोर्स प्रिंसिपल, इसमें क्या बोलता है देखते हैं, यहां पे नाम से सजेस्ट है, जैसे ऊपर वाले में 2 फोर्स थे, यहां पे क्या होंगे, 3 फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो मैं इन फोर्सेस का नाम दे देता हूं P1 P2 P3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, देखिए क्या बोल रहा है, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस, ठीक है, बॉडी पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं कि अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो इन 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इन 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड फोर्सेस के क्या होगा, कोलिनियर होगा, इक्वल होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। चल इसको थोड़ा एक और बार मैं बनाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मैंने क्या कर लिया, यहां पे बना लिया, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है, और बोला है क्या है, इसका कोलिनियर है, ठीक है, तो P3 के क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है, देखिए एक ही लाइन में है, ठीक है, कोलिनियर है, और P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब क्या हो जाएंगे, जितने भी 2 फोर्सेज है, ठीक है, इन दोनों के जो रिजल्टेंट होगा वो इसके कोलिनियर होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके कोलिनियर होगा, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके कोलिनियर, इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड फोर्स के रिजल्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे वाले स्लाइड में भी 4 फोर्स प्रिंसिपल को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम से ही हम लोग को क्लियर हो जा रहा है, जिस तरह से वहां पे 2 फोर्स 3 फोर्स था, यहाँ पे 4 फोर्सेस हमारे बॉडी के अंदर एक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर 4 फोर्सेस है P1 P2 P3 एंड P4,
ठीक है। तो किसी भी दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो इसका इन दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट, इन दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट, ठीक है। तो दिस इज रिजल्टेंट 1, दिस इज रिजल्टेंट 2, ठीक है। तो मतलब एनी टू फोर्सेस, इन दोनों के फोर्सेस का भी रिजल्टेंट हो सकता है, यहाँ पे एक रिजल्टेंट, यहाँ पे एक रिजल्टेंट, ठीक है। तो एक दूसरे के रिजल्टेंट ही आपस में बॉडी को क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोली है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय फोर फोर्सेस, then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the resultant of the other two forces, ठीक है। तो देखिए इस दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था वो इस दो फोर्सेस के रिजल्टेंट के इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, फोर फोर्स प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और आगे क्या टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा लैमिस थ्योरम, ठीक है। चलिए इस थ्योरम को हम लोग को समझने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने मैंने इसमें एक मैथ्स भी डाला है तो उससे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा लैमिस थ्योरम है क्या चीज वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमको क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये चीज बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। को लैमिस थ्योरम जो होता है वो कौन से फोर्सेस के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। तो वो कि कौन से फोर्सेस के लिए, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत समय बीच से पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि टिटली में मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको, इसलिए मैंने इसको क्या इटैलिक्स में लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिस इज सुटेबल फॉर ओनली थ्री फोर्सेस, ठीक है। और एक बात याद रखना है, लैमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली थ्री फोर्सेस, थ्री फोर्सेस से ज्यादा या फिर थ्री फोर्सेस से कम अगर होता है तो वी कैन नॉट अप्लाई लैमिस थ्योरम, ठीक है। चलिए तो क्या बोलता है, इफ थ्री कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट be in equilibrium then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces, ठीक है। तो क्या बोलता है कि F1 जो है, ठीक है, F1 है, ठीक है, ये देखिए ये रहा मेरा F1, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। अदर टू फोर्सेस कौन से है, ये, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसके वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो साइन अल्फा, ठीक है। उसी तरह से F2 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइन, इसके ऑपोजिट में जो एंगल है बीटा, ठीक है। और F3 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइन गामा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू एक कांस्टेंट K साइन अल्फा, उसी तरह से F2 इक्वल टू K साइन बीटा, F3 इक्वल टू K साइन गामा, ठीक है। तो इन तीनों से मैं क्या लिख सकता हूं, K इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा बाय F1 बाय साइन अल्फा, सॉरी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, K इक्वल टू F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा एंड F3 बाय साइन गामा। तो ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, कि लैमिस थ्योरम क्या है, यही बोलता है कि किसी भी फोर्स को जो पकड़ते हैं हम, ठीक है, वो क्या होता है, अदर टू फोर्सेस के बीच में जो एंगल होता है उसके साइन के एंगल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इफ थ्री कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ठीक है। तो अगर ये फोर्स अगर पड़ते हैं तो सीधा इसके ऑपोजिट में जो एंगल है उसको पकड़ना है, ठीक है। अगर ये फोर्स पकड़ेंगे तो इसका ऑपोजिट में है हमारा अल्फा, F2 के ऑपोजिट में है हमारा बीटा, F3 के ऑपोजिट में क्या है, गामा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, लैमिस थ्योरम। हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, ताकि हमको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि लैमिस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम,
ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। आगे वो टॉपिक आएगा, ठीक है, तो मैं वो आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वहां पे थोड़ा आइडिया हो जाए कि व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है, हमको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी अटैचमेंट है उसको क्या करना है, डिटैच करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसका एक पॉइंट लेता हूं ए, जो कि ये है। ठीक है, एक पॉइंट क्या है बी, वो मैं यहां पे लेता हूं, और एक पॉइंट क्या है सी, मैं यहां पे ले लेता हूं। ये 3 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, हमको क्या करना है, अटैचमेंट को डिटैच करना है। ठीक है, तो ये सब वॉल में अटैच है, ये देखिए पिन किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को डिटैच कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिटैच करने का सेंस, हम लोग जस्ट ऐसे एक वायर जा रही है। ठीक है, ओके, ये एरो मैंने थोड़ा गलत दे दिया, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हमारा पॉइंट सी था, तो ये एक ऐसे आ रहा है ए सी। ठीक है, ये ए सी है हमारा, ये वाला ए सी है। ठीक है, उस तरह से हमारा बी सी भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ए बी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ए बी की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक क्या है, एक वेट नीचे की तरफ झूल रहा है, क्या है ये, 30 kg। ठीक है, और बोल रखा है कि ये जो एंगल है ये कितना है, 45 है। ये एंगल कितना है, 30 है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट हमारे अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इस वाले फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉडी को पूरा डिटैच कर दिया। ठीक है, और जितने भी फोर्सेस है, ठीक है, उनको आपको क्या पकड़ना है, टेंशन में पकड़ना है, टेंशन। ठीक है, भले ही वो कंप्रेशन हो, आपको क्या करना है, सब फोर्सेस को बाहर की तरफ देना है, टेंशन की तरफ पकड़ लेना है उसको। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, लैमिस थ्योरम के लिए हमको पता है, हमको सबके सब एंगल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये अगर 45 है तो ये कितना होगा, ये हमारा 90 होगा, ये भी हमारा कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, और ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा, 90 प्लस 30 दैट इज 120, एंड दिस विल बी 135। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारा निकल जाएगा कितना, हम लोग 120 और 135 को अगर प्लस कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 105। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पूरा हमारा क्या होता है, 360 से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करके कर देंगे क्या, 120 प्लस 135, तो इट विल गिव 105 डिग्री। ठीक है, तो हमको सब एंगल मिल गए। तो इसका थोड़ा मैं और अच्छा फिगर बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरह का है ताकि लैमिस थ्योरम करने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो इसका मैं अब बता देता हूँ, ये कितना है, 105, दिस इज 135, एंड दिस इज 120। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी, एंड दिस वन इज 30 kg। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, आयरन ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ टू सपोर्ट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी से क्या हो रहे थे, ये सपोर्ट पे लटके हुए थे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन इन बोथ द रोप्स। ठीक है, तो टेंशन, ठीक है, टेंशन मतलब तनाव। ठीक है, टाना जेटा के बोला हो, ठीक है, टाना मतलब तनाव हमको क्या करना है, निकालना है। तो टेंशन निकालना है हमको। ठीक है, टेंशन किस किस में, इन द रोप्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रोप क्या है, एसी, और दूसरा रोप क्या है हमारा, बीसी। तो हमको एसी और बीसी दोनों का क्या करना है, टेंशन निकालना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मैं टेंशन इन एसी निकालना है, तो मैं क्या लिखता हूं, टेंशन इन एसी डिवाइडेड बाय, देखिए एसी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, 120। ठीक है, किसका, साइन का। ठीक है, वो लिख दूंगा, बराबर टेंशन इन बीसी, लैमिस थ्योरम यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, टेंशन इन बीसी, बीसी का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, 135, किसका, साइन का, साइन 135 डिवाइडेड बाय, उसका ऑपोजिट में कौन सा फोर्स है, 30 kg है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा kg में है, और हमारे टेंशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, kg को न्यूटन में लेना पड़ेगा, और kg को अगर न्यूटन में लेना है तो मैंने आपको बताया था कि
हमको क्या करना चाहिए, 1 kgf बराबर क्या करना चाहिए, 9.81 इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 9.81 कर देने से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यूटन में चला जाएगा। ठीक है, तो 30 kg का ऑपोजिट में कौन सा है, साइन 105। ठीक है, तो हमको यहां से क्या करना है, देखिए अगर हमको किसी भी दो को अभी पकड़ लेना, तो मैं इन दो को पकड़ लेता हूं। तो इन दो को अगर मैं पकड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय साइन 105 इक्वल टू TBC इक्वल टू साइन 135। तो देखिए यहाँ पे हमको इसका वैल्यू पता है, साइन 105 पे हम लोग निकाल पाएंगे, साइन 135 भी अननोन कौन सा रह गया, सिर्फ TBC। ठीक है, तो यहां से अगर आप TBC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, TBC अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो TBC आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 215 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, 215.2 न्यूटन के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपको बस मेरे को लैमिस थ्योरम का मतलब समझाना है कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो TBC अगर हमारा निकल गया, ठीक है, TBC हमारा क्या हो गया, निकल गया, तो इस TBC को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, TBC पुट करके यहाँ पे आप TAC भी क्या कर पाएंगे, आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी हमको पता है, ये वैल्यू भी हमको पता है, ये वैल्यू भी हमको पता है, द ओनली अननोन हेयर इज TAC। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा TAC जो आएगा, ठीक है, TAC हमारा कितना आ जाएगा, TAC आएगा हमारा 263.56 न्यूटन क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो। ठीक है, तो मेरा मेन यहाँ पे मोटिव ये था कि आपको लैमिस थ्योरम कैसे यूज करते हैं वो समझाना। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, लैमिस थ्योरम है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रही है और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं हमारा आगे का टॉपिक क्या है। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, किस किस कंडीशन में कौन सा चीज हमारा एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो कौन से सिस्टम ऑफ फोर्सेस में कौन सा चीज इक्विलिब्रियम होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ फर्स्ट जो कंडीशन है, ठीक है, अगर कोई बॉडी नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होती है तो वहां पे क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, सिग्मा जेड। ठीक है, जेड मतलब क्या होता है, हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस फोर्सेस, एंड जो जेड एक्सिस के अलोंग फोर्सेस एक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेड फोर्सेस। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस है तो वहां पे क्या, ये तीनों के तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ जेड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। और सिग्मा एम मतलब क्या है कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट। ठीक है, मोमेंट का जो सम होगा, मोमेंट मतलब क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जितने भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे उसका जो सम करेंगे वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे वर्ड में भी एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, सिग्मा हॉरिजॉन्टल को मैंने क्या बताया था, एक्स बताया था, तो इसी को यहाँ पे सिग्मा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0। और वर्टिकल फोर्सेस को क्या बताया था मैंने, y बताया था, इसलिए सिग्मा एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, और या फिर इसको मैंने बताया था z, तो इसको सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये होगा कोप्लानर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम के लिए। ठीक है, उसी तरह से नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए क्या हो जाएगा, 3 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्या एडिशनल था, यहाँ पे मोमेंट 0 था, बट नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस में मोमेंट 0 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों 0 हो जाते हैं लेकिन मोमेंट कभी भी 0 नहीं होता, किसमें, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट जो थर्ड वन है, इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, सिग्मा वर्टिकल इक्वल टू 0, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0, बट सिग्मा जेड जो होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से जो फोर्थ नंबर है उसमें क्या, उसमें एच और वर्टिकल, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस वो 0 होते हैं लेकिन यहाँ पे जेड और मोमेंट 0
नहीं होते। तो ये जो 4 पॉइंट्स है इसको बहुत अच्छी तरह से आपको याद रख लेना है कि किसमें कौन सा जीरो होता है। ठीक है, टीटली में ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ये यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इस कंडीशंस को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या है आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग 3 तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इक्विलिब्रियम है वो है हमारा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो लास्ट वाला है वो है हमारा क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलता है द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर सोच लीजिए किसी बॉडी को मैं यहां पे रखता हूं और इसको मैं छोड़ देता हूं तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी यहां पे आएगा, देन ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करते 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 क्या ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, बॉडी पहले यहाँ पे जाएगा फिर दोबारा पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, इधर पे जाएगा दोबारा पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अनस्टेबल में क्या होता है, देखिए अगर हम लोग स्टेबल में देख रहे थे बॉडी अगर यहाँ पे होता है तो वो दोबारा वापस आने की कोशिश करता है इसी पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल में अगर बॉडी यहाँ से निकल गया तो निकल गया, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये बॉडी अगर यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो ये बॉडी नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉडी डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, चलिए तो लास्ट वाला टाइप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, द बॉडी ऑक्यूपाइज न्यू पोजीशन आफ्टर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर सोच लीजिए बॉडी को मैं यहाँ पे रखा, ठीक है, थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो ये क्या करेगा, ये अपनी जगह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, वहां पे क्या था, हमारा जो लैमिस थ्योरम था वहां पे मैंने अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, फिर भी हम लोग इसका एक और एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। इट इज द डायग्राम ड्रॉन बाय डिटैचिंग द बॉडी फ्रॉम इट्स अटैचमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया था अटैचमेंट से क्या करना है, उसको डिटैच कर देना है। ठीक है, विद द सराउंडिंग एंड रिप्लेसिंग द अटैचमेंट विद द फोर्स वेक्टर। ठीक है, और जितना भी अटैचमेंट था मैंने उसको क्या पकड़ा था, टेंशन फोर्स पकड़ा था। ठीक है, और उसी टेंशन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, किसी भी बॉडी को क्या करना है, हमको अटैचमेंट से डिटैच करना है और जितने भी अटैचमेंट है उसको हम लोग को फोर्स वेक्टर पकड़ना है। ठीक है, सामने एक एग्जांपल है, देखिए जैसे ये एक बॉडी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये क्या है, ये एक वॉल में, ये वॉल है। ठीक है, वॉल में ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है और ये एक वायर है और एक बॉडी है जो कि 10 न्यूटन नीचे झूल रहा है। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कैसा बनेगा, एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबको मेरे को क्या पकड़ना है, फोर्स वेक्टर पकड़ लेना है। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन। ठीक है, और इसको मैं नाम अगर दे दूं ए बी एंड सी तो ये क्या हो जाएगा, टी ए बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी सी बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस वाले बॉडी का क्या हो गया, एफ बी डी हो गया। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये चीज मैंने पहले बहुत अच्छे से समझा के दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। ठीक है, इजी है। चलिए तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मैं जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहिएगा ताकि आगे जो भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, अगर आप चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमको क्या करना है, जल्दी से जल्दी चैप्टर को कवर करना है। चैप्टर को कवर करने के बाद हम लोग एमसीक्यू में आएंगे, बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, देन हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे वाले हम लोग स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, आगे वाला स्लाइड जो है ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 न्यूटन 5 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। तो मैं मान लेता हूं कि एक बॉडी है। ठीक है, उसके ऊपर 7 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन
एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, और ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द 3 न्यूटन फोर्सेस एंड 5 न्यूटन फोर्सेस, ठीक है, 3 न्यूटन फोर्सेस एंड 5 न्यूटन फोर्सेस, मतलब इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। तो मैं इसका क्या कर लेता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। तो मैं एक बॉडी को जस्ट एक डॉट से शो करता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या 7 न्यूटन, ये हो गया हमारा क्या 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहे थे इसलिए ये एरो में नीचे की तरफ दूंगा 5 न्यूटन एंड दिस वन इज 3 न्यूटन। तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, दिस इज लेट सपोज दिस इज थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोगों को निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि देखिए ये क्या, कौन से मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कौन से मेथड से इसको सॉल्व करें कि थोड़ा जल्दी आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे 3 फोर्स देखेंगे आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि इसको शायद लैमिस थ्योरम से करने से बेटर होगा, लेकिन आपको बता दूं लैमिस थ्योरम 3 फोर्स के लिए एप्लीकेबल तो है, लेकिन आपको वो तीनों एंगल पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे एक भी एंगल गिवन नहीं है, ठीक है, ना दिस वन ना दिस वन ना दिस वन। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लैमिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको किस मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स वेक्टर की मदद से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी दो फोर्सेस, 3 फोर्स प्रिंसिपल को हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, ठीक है। 3 फोर्स प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 फोर्स प्रिंसिपल को हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी दो फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, थर्ड फोर्स के रिजल्टेंट के क्या होता है, ऑपोजिट एंड बराबर होता है, ठीक है, और कोलिनियर होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं थोड़ा दोबारा बनाता हूं, ये यहां पे जा रहा है, ये यहां पे जा रहा है, ये यहां पे जा रहा है, ठीक है। मैं बोल सकता हूं कि 7 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो कहां पे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा। और थर्ड फोर्स का क्या होगा, कोलिनियर होगा, इक्वल होगा, ठीक है, कोलिनियर होगा और इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह से 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। 5 न्यूटन और 7 न्यूटन का कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन हमको एंगल कौन सा चाहिए, हमको तो ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो हम कौन से रिजल्टेंट को पकड़ेंगे, इस वाले रिजल्टेंट को पकड़ेंगे, ठीक है। वी डोंट नीड दिस, ठीक है, हमको ये दोनों की जरूरत नहीं है, हमको ये वाला एंगल चाहिए थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन से दो फोर्सेस है, 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, और रिजल्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या बोलते थे कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके बराबर होता है, तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू भी कितना ही होगा, 7 न्यूटन होगा, ठीक है। और हमको पता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस जब निकालना होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं p पकड़ लेता हूँ, इसको मैं q पकड़ लेता हूँ, बस बिठा दीजिए वैल्यू, ठीक है। और रिजल्टेंट हमको 7 पता है, तो ये क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर मतलब 49, रूट हमारा उठ जाएगा, p का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे वैल्यू हमको पता है, सिर्फ ओनली वैल्यू इज अननोन इज कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या थीटा का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जब आप थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कॉस थीटा से जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। इसको सिंपली जस्ट सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, 120 निकल के आएगा। तो मेरा यहाँ पे मोटिव था जस्ट क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताना, ठीक है। किसी भी दो फोर्स का रिजल्टेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या थर्ड फोर्स के रिजल्टेंट, थर्ड फोर्स के बराबर, उसके कोलिनियर और उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बोलना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रख दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। टिल देन, बाय बाय माय फ्रेंड्स।